हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं बीएड फर्स्ट सेम के फर्स्ट पेपर का एक कंटेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एजुकेशनल टिप्स यूट्यूब चैनल मेरा आप सब्सक्राइब करिएगा। और इस क्योंकि मैं बीएड फर्स्ट सेम के कंटिन्यू आपको कंटेंट वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैंने 2 वीडियो में आपको शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा और उसके विशेषताएं डिस्कस की थी। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एरिया ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कि कहाँ कहाँ हमारा एरिया है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। एजुकेशनल साइकोलॉजी कहाँ कहाँ स्टडी करता है, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है बहुत व्यापक है। कक्षा के भीतर तक सीमित नहीं है कि कक्षा के भीतर हम बस बच्चों को बता रहे हैं, वहां तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी कारकों का अध्ययन करता है जो सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सीखने और सिखाने दोनों की प्रक्रिया को जो प्रभावित करते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसका क्षेत्र बिल्कुल संकुचित है, बहुत व्यापक क्षेत्र है। तो आज मैं कुछ बिंदुवार आपसे डिस्कस करूंगी कि कहाँ कहाँ हमारा एरिया है शिक्षा मनोविज्ञान का। तो पहला है शिक्षार्थी का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एरिया कहाँ है, इसका केंद्र बिंदु क्या है? विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का क्या अध्ययन करना कि जैसे विद्यार्थी की बात करते हैं हम तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। हर बच्चे की बुद्धि, हर बच्चे की एक दूसरे से बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता सेम नहीं होती, सब विभिन्नता होती है। तो हम पहले विद्यार्थी का अध्ययन करें। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र में एक चीज है कि वो शिक्षार्थी या विद्यार्थी का अध्ययन करता है। तो उसके विकास की अवस्थाएं को भी देखता है कि उसकी जो विकास हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं है, उस क्षेत्र में भी वो स्टडी करता है। फिर ये सीखने की प्रक्रिया। तो जो सीखने की प्रक्रिया है मतलब लर्निंग की जो प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया में भी इसका योगदान है कि सीखने के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे लर्निंग की बहुत सारी थ्योरी है, आपने देखी होगी, तो वो सीखने के सिद्धांत है। उस सिद्धांत में भी ये समावेश होता है। और स्मृति स्मृति भी इस क्षेत्र में आती है। स्मृति में भी इसका योगदान है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है स्मृति की, स्मृति लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। फिर अभिप्रेरणा में, मोटिवेशन में भी यह काम करता है। फिर है शिक्षण विधियां। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ है? शिक्षण विधियों में भी है कि जब हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो शिक्षण विधियां बच्चों की आयु के अनुसार, उसके स्टेटस के अनुसार विधि होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के, तो हम खेल विधि के द्वारा उनको पढ़ाएं। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है कि शिक्षा में जो अधिगम सामग्री होती है उसका प्रयोग करके भी हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो शिक्षण विधियों का चयन में भी इसका योगदान रहता है कि शिक्षण विधियां कौन सी चयन की जाए। फिर पाठ्यक्रम निर्माण में, ये क्षेत्र कहाँ है शिक्षा मनोविज्ञान के? पाठ्यक्रम निर्माण में। तो पाठ्यक्रम निर्माण में कैसा पाठ्यक्रम निर्माण होता है कि बच्चों की आयु के अनुसार, ऐसा नहीं कि नर्सरी का बच्चा है तो हम बहुत सारा बड़ा कोर्स लेंथी दे दे। तो जिस आयु का बच्चा है उसके अनुसार उसका सिलेबस भी होता है, उसका करिकुलम होता है, उसका कंटेंट होता है। जैसे छोटे बच्चों को पिक्टोरियल फॉर्म में सारी चीज होती है। अगर कोई साइंस का लेसन है तो वो भी करके करके पूरे पिक्चर बने होते हैं और वो बताया जाता है। या पोयम होती है तो उसमें भी पिक्चर होता है। तो ये चीजें जो होती है पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। और समाज की आवश्यकता, पाठ्यक्रम निर्माण में ये भी देखा जाता है कि सोशल नीड क्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो थोपना है हमको, कितना पढ़ाना है या आधुनिकीकरण है, ये चीज देना है, ऐसा नहीं है। उसमें जो सोशल नीड है, समाज की आवश्यकता, उसके अनुरूप भी करिकुलम कंस्ट्रक्शन होता है। तो नेक्स्ट है मापन और मूल्यांकन। तो मापन मूल्यांकन में भी हम देखते हैं कि उसमें मापन मूल्यांकन में देखा जाता है कि जैसे बच्चे की जो बुद्धि है, बुद्धि का लेवल देखा जाता है। उसके बुद्धि का लेवल कैसे देखेंगे हम? बुद्धि परीक्षण द्वारा। तो जितने भी परीक्षण होते हैं, रुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, तो ये जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण हैं तो ये देखकर भी हम मापन मूल्यांकन कर सकते हैं। और करने के बाद फिर जो हमें कमियां दिखेगी तो उसमें फिर सुधारात्मक भी होता है। मतलब जो फीडबैक जो मिलता है, फीडबैक प्रदान किया जाता है। जैसे हमने टेस्ट लिया और हमने जो भी पाया तो उसमें हम फीडबैक भी प्रदान करते हैं, तो ये सुधारात्मक भी होता है। तो ये एरिया भी शिक्षा मनोविज्ञान का है। फिर मार्गदर्शन एवं परामर्श।
तो मार्गदर्शन और परामर्श में जो है पहली बात तो ये आती है उसमें परामर्श में कि जो बच्चा, जैसे बच्चों को क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, हम जब सिलेक्शन करते हैं सब्जेक्ट का तब भी हमको कैरियर फॉर्मेशन के लिए भी सलाह की जरूरत होती है, तब हमें काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो काउंसलिंग हमें टीचर भी दे सकता है, कोई काउंसलर भी दे सकता है, माता पिता भी दे सकते हैं, संगी साथी भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य, तो छात्रों के यहाँ पर भी एरिया होता है शिक्षा मनोविज्ञान का, बच्चों का मेंटल लेवल देखें। ऐसा नहीं हो कि आयु कम है उसकी और हम ज्यादा उसको लेंदी कोर्स डाल रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो हमको बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य भी देखना है ना, कि वो उस पर भी ध्यान देना है। तो आज मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान के तहत जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ कहाँ है इस बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।